तो बिहार चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल इस बात को लेकर के कि 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज को सत्ता में असल हिस्सेदारी कब मिलेगी। एनडीए ने हमला बोला, एआईएमआईएम ने आग में घी डाला और अब तेजस्वी यादव ने जवाब में बीजेपी पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। इसके बाद एनडीए ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से आया। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, मुसलमानों को भरोसा दिलाया। दूसरा, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। ये मुद्दा तब उठा जब एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। और ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये मामला मुस्लिमों की सियासत से जुड़ा था, इसलिए महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की भी एंट्री हो गई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान के बयान पर जोरदार प्रहार किया। गुप्त एजेंडा है, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया है, और दलित को कौन बनाया है सीएम? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम। कांग्रेस में ही दम है, बीजेपी में नहीं। उधर जेडीयू ने एक ट्वीट करके मामले को नया रंग दे दिया। इस ट्वीट के जरिए समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला समझाया गया कि कैसे 2.60% आबादी वाले मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम का फेस बनाकर लड्डू थमाया गया, जबकि 18% मुस्लिम आबादी वालों को कद्दू। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर चल रही इस बहस में एआईएमआईएम भी कूद पड़ी। असीम वकार ने कहा, अब मुसलमान उप मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। एआईएमआईएम के इस बयान ने सीमांचल की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां मुसलमान आबादी 40 से 60% तक है, वहां ये बात चुनावी हवा बदल सकती है। दरअसल एआईएमआईएम चाहती है कि मुस्लिम वोट आरजेडी के पास बिना शर्त न जाए। यानी सीमांचल में जंग भरोसे की नहीं, हिस्सेदारी की हो चुकी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की लगभग 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजा तय कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और एनडीए दोनों उसी आधार को खिसकाने की कोशिश में है। हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है, उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है
उसको क्या मिला? यादव और मुस्लिम ये दोनों वोट बैंक के ऐसे मजबूत खंभे हैं जिन पर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। मुकेश सहनी के अलावा मुस्लिम समुदाय के किसी उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार महागठबंधन ने घोषित नहीं किया और यही वजह है कि बीजेपी और चिराग दोनों पूरी ताकत से तेजस्वी यादव के दो मजबूत में से एक अल्पसंख्यक वोट बैंक के खंभे पर लगातार चोट कर रहे हैं ताकि तेजस्वी का खेल खराब किया जा सके। राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि ये बहस किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं गया तो मामला त्रिकोणीय बन सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन में मुसलमानों की नाराजगी न बढ़े। वहीं एनडीए इस बहस को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण में बदलना चाहता है और एआईएमआईएम चाहती है कि मुसलमान अब निर्णय वाला वर्ग बने। यानी बिहार की इस सियासी जंग में 18% आबादी अब चुनावी किस्मत का की फैक्टर बन चुकी है। तो देश की सीमाओं पर अब स्वदेशी शक्ति भी पहरा दे रही है और बीएसएफ की K9 यूनिट में भारतीय नस्लों के श्वान, मुधोल और रामपुर हाउंड ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की सोच अब सीमा सुरक्षा के हर मोर्चे पर दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा में श्वानों को सदैव सम्मान का स्थान मिला है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीएसएफ ने भारतीय नस्लों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल 2018 में टेकनपुर के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के दौरे से शुरू हुई थी। मिशन था आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा व्यवस्था में स्वदेशी नस्लों की भूमिका बढ़ाना। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। बीएसएफ ने इस दिशा में दो प्रमुख भारतीय नस्लों को शामिल किया है, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड। उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक पले बढ़े ये श्वान अपनी रफ्तार, सहन शक्ति और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। टेकनपुर में मौजूद राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में इन नस्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां अब इनकी अपनी स्वदेशी K9 लाइन विकसित हो चुकी है। बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीएसएफ की ये पहल सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि एक नई शक्ति है। इन भारतीय नस्लों में जबरदस्त फुर्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता जैसी विशेषताएं हैं। देश की अलग अलग जलवायु में ये विदेशी नस्लों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आज 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के श्वान भारत की सुरक्षा के सच्चे प्रहरी बनकर सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। विदेशी जो नस्लें थी वो चाहे काफ़ी जनरेशन से हिंदुस्तान में थीं, लेकिन बेसिकली वो बाहर के माहौल के हिसाब से डेवलप की हुई नस्लें थीं। और जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे मौसम के लिए सदियों से अनुकूल रही हैं। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की और हमने ये पाया कि पेरेंट जनरेशन को सिर्फ स्टडी पे रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिर हमने ब्रीडिंग अपना प्रजनन का इनका एक कार्यक्रम बनाया जो वैज्ञानिक प्रजनन था। उसमें जो सेकंड जनरेशन हमारे पास आई उसको हमने सिर्फ ह्यूमन सोशलाइजेशन तक रखा। 2024 की अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बीएसएफ की रिया, एक मुधोल हाउंड ने इतिहास रच दिया।
116 विदेशी नस्लों को पछाड़कर उसने डॉग ऑफ द मीट और सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर ट्रेड डॉग दोनों ही खिताब जीते। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये संदेश था कि स्वदेशी नस्लें अब हर मोर्चे पर सक्षम हैं। जो मेरे साथ मेरी श्वान है, श्वान का नाम रिया है। ये मुधोल फीमेल हाउंड है। स्टार्टिंग में स्वदेशी श्वान जैसे और जो श्वान थे वैसे सर ये थी जैसे लीज खोल दिया, श्वान भाग गया तो भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के वापस आता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी एक आवाज से कि रिया कम तो मेरे पास आ जाता है। तब मुझे रियलाइज हुआ बात मानती है और जैसे माहौल में मैं इससे डालूंगा ये वैसे ही हो जाएगी। वो कंपटीशन हुआ था 2023-24 में, लखनऊ में आरपीएफ के अंडर में हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जब रिया वहाँ गई थी तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स भी आई थी, तो वहाँ पे लोग देख के हंसने लग पड़े कि ये कौन सी ब्रीड आ गया। बीएसएफ पहली बार स्वदेशी श्वान को लेके गई थी वहाँ पे और इसके काम को देख के वहाँ पे तमाम हैंडलर्स, टीमें और यहाँ तक के जज भी हैरान हो गए थे इनके परफॉर्मेंस को देख के। और जब चैंपियन बनी, गोल्ड मेडल जीती। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात के एकता नगर में बीएसएफ की विशेष टुकड़ी सिर्फ भारतीय नस्लों के साथ मार्च करेगी। यही नहीं, इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से चयनित राज्यों और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सिलेक्शन कमेटी ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3D मॉडल्स के निरीक्षण के बाद 10 राज्यों और विभागों की झांकियों का चयन किया है। इस साल जिन राज्यों और संगठन की झांकियों का चयन हुआ है उनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड की झांकियां शामिल हैं। यानी बीएसएफ की भारतीय केनाइन यूनिट के साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां राष्ट्रीय एकता दिवस को और खास बनाने वाली हैं।